लास्ट वीडियो पे मैंने ओरल सर्जरी के क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन शेयर किए थे और ऑनेस्टली उस पर मुझे इतने सारे डीएम्स और कमेंट्स आए कि फार्मा और जनरल मेडिसिन का कॉम्बो भी चाहिए। एंड आई रियलाइज्ड ये दोनों सब्जेक्ट जब कंबाइन होता है ना तभी एक्चुअल क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, जो एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। दैट्स वाई आई एम हेयर विथ एग्जैक्टली वॉट यू आस्क्ड फॉर, हाई यील्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और एमसीक्यू भी क्रैक करवाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो सिंपल वन है, फिर धीरे धीरे हम हार्ड वन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 32-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद अ डेंटल एब्सेस, ही हैज़ नो ड्रग एलर्जी, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन क्लिनिकल क्वेश्चन है जब डेंटल इन्फेक्शन की बात आती है। पेशेंट को डेंटल एब्सेस है, कोई ड्रग एलर्जी नहीं, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। तो बहुत लोग एमोक्सिसिलिन को अलोन चूज करते हैं, लेकिन ये ट्रैप है। ओरल इन्फेक्शन में बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बहुत कॉमन है और प्लेन एमोक्सिसिलिन उन पे काम नहीं करता। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस है एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलोनिक एसिड, जिसको हम एमोक्सीक्लेव या ऑगमेंटिन भी कहते हैं। तो क्लेवुलोनिक एसिड बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट करता है, जिससे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। डोज की बात करें, 625 मिलीग्राम का टैबलेट आता है जिसमें आपका 500 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन होता है और 125 मिलीग्राम क्लेवुलोनिक एसिड, ठीक है। TDS देते हैं 5 to 7 डेज के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, अगर पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक हो तब हम क्या देंगे, क्लिंडामाइसिन 300 मिलीग्राम TDS, ठीक है। तब ये हमारा क्लिंडामाइसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बन जाता है। तो ये स्विच आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल, ये सिर्फ एनारोब्स कवर करता है। डेंटल एब्सेस में मिक्स्ड फ्लोरा होती है, एरोबिक भी एनारोबिक भी, तो अकेले मेट्रोनिडाजोल इनसफिशिएंट है। इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं लेकिन अकेले नहीं, ठीक है। बी है एमोक्सिसिलिन अलोन, जैसा कि मैंने बताया कि बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो हम यूज़ करेंगे एमोक्सीक्लेव, मच बेटर चॉइस है, ठीक है। डी है हमारा क्लिंडामाइसिन, ये सही है लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल इसलिए है क्योंकि ये जब हम पेनिसिलिन एलर्जी होगा तभी हम क्लिंडामाइसिन देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ड्रग एलर्जी है तब क्लिंडामाइसिन, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन है नो ड्रग एलर्जी क्लियरली, तो इसका मतलब हम उसमें एमोक्सीक्लेव ही आंसर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पेशेंट टेक्स आइबुप्रोफेन फॉर डेंटल पेन, विच एंजाइम डज आइबुप्रोफेन प्राइमरली इनहिबिट, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्वेश्चन है और ऑप्शंस बहुत क्लेवरली डिस्ट्रैक्टिंग है। आइबुप्रोफेन कौन से एंजाइम इनहिबिट करता है, कॉक्स, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। ये सिंपल है, कॉक्स एंजाइम आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। एनसेड कॉक्स को ब्लॉक करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनते हैं जिसकी वजह से पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन कम होता है। अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का मेन डिफरेंस याद रखो। कॉक्स 1 जो होता है वो कंस्टिट्यूटिव है, मतलब हमेशा प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है और प्लेटलेट्स में ट्रांसएनेमिक एसिड बनाता है। कॉक्स 2 क्या है, इंड्यूसिबल है, मतलब इन्फ्लामेशन में एक्टिवेट होता है। आइबुप्रोफेन क्या करता है, वो नॉन सेलेक्टिव है, बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है। इसलिए जीआई इरिटेशन भी होती है क्योंकि कॉक्स 1 ब्लॉक होने की वजह से गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन कम हो जाता है। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है जिससे जीआई इफेक्ट कम होता है, लेकिन इससे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है लाइपोऑक्सीजनेस, लाइपोऑक्सीजनेस ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं। एनसेड का इसके साथ कोई काम नहीं। जिल्यूटिन जो है वो लाइपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर है, अस्थमा में यूज होता है, ये क्लासिक डिस्ट्रैक्टर है, ठीक है। बी है फॉस्फोलाइपेज A2, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का टारगेट है, जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं। एनसेड इससे नहीं रुकते, ये नीट में सबसे कॉमन मिक्सअप ट्रैप है, ठीक है। डी ऑप्शन है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस, एस्पिरिन कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है जिससे ट्रांसएनेमिक एसिड भी कम बनता है, लेकिन ट्रांसएनेमिक 2 सिंथेस डायरेक्ट टारगेट नहीं है। आइबुप्रोफेन के लिए तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। एनसेड हमारा कॉक्स इनहिबिटर है, स्टेरॉइड्स हमारा फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर है, तो ये चीज़ याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A hypertensive patient on amlodipine visits for routine filling. He complains of gum overgrowth. Which drug is responsible? ये क्वेश्चन क्लिनिकल सेटिंग में दिया है लेकिन आंसर बहुत डायरेक्ट है अगर आप APC याद रखो। जिंजाइवल ओवरग्रोथ मतलब ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल ओवरग्रोथ सिर्फ 3 ड्रग से कॉमनली होता है, इससे याद रखो APC। A फॉर एमोलोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, B फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक और C है साइक्लोस्पोरिन जो हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट भी है, ठीक है। इस केस में पेशेंट एमोलोडिपिन पे है तो आंसर क्लियर है,
मैकेनिज्म क्या है ये देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिंजाइवल फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन बढ़ा देते हैं। एक्सेस कोलेजन हमारा डिपॉजिट होता है जिससे वजह से हमारा गम्स स्वेल हो जाते हैं। मैनेजमेंट क्या करना है इसमें, पहले ड्रग सब्स्टिट्यूट करो, फिजिशियन से बात करो, उसके बाद स्केलिंग रूट प्लानिंग करो। सीवियर केसेस में हमें जिंजवेक्टमी भी करना पड़ता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिंजाइवल ओवरग्रोथ पुअर ओरल हाइजीन से वर्स होती है, इसलिए पेशेंट को ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करो और उन्हें ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ए एस्पिरिन, एस्पिरिन का जिंजाइवल ओवरग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट एजेंट है, कॉक्स-1 इनहिबिट करता है इसलिए ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है, गम्स ओवरग्रोथ नहीं करते। सी है एटेनोलॉल, ये बीटा-1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, इसके साइड इफेक्ट में होते हैं ब्रेडिकार्डिया, फैटिक, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। जिंजाइवल ओवरग्रोथ इसका साइड इफेक्ट कभी नहीं होता। डी है हमारा फ्यूरोसेमाइड, जो कि हमारा लूप डायूरेटिक है, ये किडनी से फ्लूइड बाहर निकालता है। साइड इफेक्ट हमारा है हाइपोकेलेमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी, डिहाइड्रेशन, इसका भी गम से कोई लेना देना नहीं। 3 चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एपीसी, एम्लोडिपिन, फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन, सिर्फ ये 3, और कोई ड्रग दिख जाए ऑप्शन में तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। A patient develops sudden hypotension, urticaria and bronchospasm immediately after LA injection. What is the first drug to administer? ये इमरजेंसी क्वेश्चन है और यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेशेंट को LA इंजेक्शन के बाद इमीडिएटली आपको हाइपोटेंशन दिख रहा है, अर्टिकेरिया और ब्रोंकोस्पाज्म है, तो ये एनाफाइलेक्सिस है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। पहला ड्रग सिंपल है, एड्रेनालिन देंगे, एपिनेफ्रिन जो होता है, इंट्रामस्कुलर देते हैं 0.5 मिलीग्राम। अब ये इंजेक्शन लगाते कहाँ हैं, आउटर थाई में, वास्टस लेटरलिस में, ठीक है। ये फास्टेस्ट अब्जॉर्प्शन साइट है, इस वजह से हम लोग वहाँ पे IM इंजेक्शन देते हैं। अब एड्रेनालिन काम कैसे करता है, अब उसका अल्फा-1 एक्शन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब BP को बढ़ा देता है। बीटा-1 एक्शन इसका है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। बीटा-2 एक्शन इसका ब्रोंकोडाइलेशन है, मतलब हमारा एयरवेज को खोलता है। तो अब इसका रूट जो है वो याद रखना है आपको, इंट्रामस्कुलर, जो कि प्रेफर्ड होता है। सबक्यूटेनियस से स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और IV सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में देते हैं। ड्रग का सीक्वेंस आपको याद रखना है, सबसे पहले एड्रेनालिन, फिर एंटीहिस्टामिन, फिर स्टेरॉइड्स, उल्टा मत करना, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्यों नहीं है। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन IV, ये स्टेरॉइड है, इफेक्ट आने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। एक्यूट एनाफाइलेक्सिस में पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, ये एडजंक्ट है, एड्रेनालिन के बाद देते हैं, फर्स्ट लाइन कभी नहीं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्लोरफेनारामिन IV, ये H1 एंटीहिस्टामिन है, इसको भी इफेक्ट आने में टाइम लगता है, अर्टिकेरिया के लिए हेल्पफुल है, लेकिन हाइपोटेंशन और ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो एडजंक्ट है लेकिन फर्स्ट लाइन नहीं। डी हमारा है साल्ब्यूटामोल इनहेलर, ये हमारा ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करते हैं लेकिन हाइपोटेंशन को नहीं, तो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस का सिर्फ एक कंपोनेंट ट्रीट होगा। एड्रेनालिन हमारी सारी प्रॉब्लम एक साथ ट्रीट करता है, इसलिए एनाफाइलेक्सिस के सिचुएशन में एड्रेनालिन IM हमारा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमेशा, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट टेकिंग एस्पिरिन फॉर कार्डियक प्रोफाइलेक्सिस कम्स फॉर एक्सट्रैक्शन, विच प्रॉपर्टी ऑफ एस्पिरिन इज मोस्ट रिलेवेंट हेयर, ठीक है। ये एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्वेश्चन है और इरिवर्सिबल वर्ड इस क्वेश्चन का सबसे कोर है, ठीक है। एस्पिरिन क्या करता है, चलो देखते हैं। कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है एसिटाइलेशन के थ्रू, दोनों COX-1 और COX-2 को, ठीक है। प्लेटलेट में COX-1 इनहिबिट होने से ट्रांसएनेमिक एसिड 2 नहीं बनता, ट्रांसएनेमिक एसिड 2 प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर पाते जिससे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब ये इरिवर्सिबल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, नया कॉक्स नहीं बन सकते, जब तक नई प्लेटलेट नहीं बनती 7 से 10 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इस पेशेंट में एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। लेकिन गाइडलाइंस क्या कहती है, एस्पिरिन को नहीं रोकना है वरना थ्रोम्बोटिक रिस्क ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लोकल हीमोस्टेटिक मेजर्स यूज़ करेंगे जैसे जिलेटिन स्पॉन्ज, सूचर, ट्रांसएनेमिक एसिड माउथ वॉश, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिशन, ये आइबुप्रोफेन और बाकी एनसेड्स के काम करता है। एस्पिरिन का इरिवर्सिबल इनहिबिशन इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, इस चीज़ के लिए एस्पिरिन बहुत यूनिक है, ये डिफरेंस नीट में बहुत बार आता है, ठीक है। सी हमारा लाइपो ऑक्सीजनेस इनहिबिशन, एस्पिरिन का लाइपो ऑक्सीजनेस से कोई डायरेक्ट काम नहीं, जेल्यूटिन लाइपो ऑक्सीजनेस इनहिबिटर है, अस्थमा में यूज़ होता है, ये ट्रैप ऑप्शन है यहाँ पे भी। डी ऑप्शन हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन अलग ड्रग है जैसे कि डाइपाइरिडिमोल, सिल्डेनाफिल,
एस्पिरिन का मैकेनिज्म कम्प्लीटली अलग है। तो एस्पिरिन हमारा इरिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर है, आइबुप्रोफेन हमारा रिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर है। ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है नीट एमडीएस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन प्रेजेंट विद अ स्प्रेडिंग डेंटल इन्फेक्शन, विच एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मेडिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट का है और यहाँ ड्रग इंट्रैक्शन पे फोकस है। तो पेशेंट डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा है, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है। अब कौन सा अवॉइड करें? इसका आंसर है मेट्रोनिडाजोल। ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि मेट्रोनिडाजोल और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ाता है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल मेटफॉर्मिन के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ब्लड में मेटफॉर्मिन एक्युमुलेट हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। और आपको जो पॉइंट याद रखना है, मेट्रोनिडाजोल डाइसल्फाइरम लाइक रिएक्शन भी कॉज करता है अल्कोहल के साथ। तो पेशेंट को अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए कहो। डायबिटिक पेशेंट में प्रिफर्ड एंटीबायोटिक कौन सा होता है? एमॉक्सिक्लेव या क्लिंडामाइसिन। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है वो देखते हैं। फर्स्ट है एमॉक्सिसिलिन, बिल्कुल सेफ है डायबिटिक पेशेंट में। मेटफॉर्मिन के साथ कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं है, तो ये हमारा सेफ ऑप्शन है। सी है हमारा क्लिंडामाइसिन, ये भी सेफ ऑप्शन है, ओरल इन्फेक्शन में अच्छा कवरेज देता है और मेटफॉर्मिन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। पेनिसिलिन एलर्जी में ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा टिनिडाजोल, ये भी नाइट्रोमिडाजोल ग्रुप का है। मेट्रोनिडाजोल जैसे ही क्लास है इसका, थियोरेटिकली इंटरेक्शन हो सकता है लेकिन क्लिनिकली ये मेट्रोनिडाजोल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो नीट में प्राइमरी अवॉइड आंसर मेट्रोनिडाजोल ही होगा। ठीक है, अगर मेट्रोनिडाजोल के जगह ये ऑप्शन दिया है तो हम शायद सेकंड ऑप्शन में इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और पार्ट्स बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ओरल सर्जरी के नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखो और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि आपको ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज कैसा लग रहा है।